नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विश्वनाथ प्रसाद जी की कहानी भीड़ का मारा आदमी। विश्वनाथ प्रसाद जी की अन्य कहानी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आगे आदमी पीछे आदमी, अगल आदमी बगल आदमी, आदमी ही आदमी। आखिर इतनी भीड़ में क्या किसी को पहचाना जा सकता है? रमेश बम्बई बीटी पर किसी ऐसे चेहरे की तलाश कर रहा था जिस पर परिचय के शब्द और आत्मीयता का अर्थ हो। यहाँ तो सारी भाषाएं अर्थ खोती हुई लग रही थी। सिर्फ आदमी का एक रेला उसके चारों ओर से गुजरता हुआ मालूम हो रहा था। रमेश ने एक बार ठहरकर उस रेले से अलग होने की कोशिश की, लेकिन बहाव बहुत तड़का मार रहा था। उसने सिर उठाकर देखा तो नरमुंड ही नरमुंड दिखाई पड़े। रमेश थोड़ा सा बगल हटकर किनारे की छोटी सी गुमटी के सामने आ गया, लेकिन वहां भी आदमी ही आदमी थे। दुकानदार हर आदमी को निपटाकर हटाता जा रहा था। छोटी सी दुकान में बहुत से सामान थे, तरह तरह के बैग, शीशे, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश वगैरह वगैरह। रमेश कुछ देर तक एक एक सामान को देखता रहा। भीड़ की दहशत को इन सामानों की भीड़ में बांट रहा था। तरह तरह के आदमियों को घूरने से ज्यादा अच्छा लग रहा था तरह तरह के सामानों पर सरसरी निगाह डालना। लेकिन दुकानदार उसे ताबड़तोड़ सौदा देकर निपटाना चाह रहा था। इतनी फुर्सत कहाँ है कि वह कुछ देर बात करे। रमेश को कोई सामान पसंद नहीं आया। पसंद होने का सवाल भी नहीं था। वह इन चीजों को लेकर करेगा क्या? बीवी तो है नहीं, होती भी तो क्या पैसे चाहिए। खैर, पैसे तो आ भी सकते हैं। बंबई में अकल चाहिए, अकल। जिसके पास अकल है वह दोनों हाथों से रुपए लूट सकता है। मेहनत करने वाला भी कमाता है, लेकिन उसका कमाना एकदम बैल की तरह है। रमेश कमा सकता है, उसके पास अकल है। अभी पहली बार आया है ना, इसलिए हिचक रहा है। लोग घर पर कहते होंगे बंबई कमाने गए हैं। अरे राम, यहाँ का रहना रमेश से नहीं हो सकेगा, मगर हो भी सकता है। मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। बस एक बार घर से लौट आए। थोड़ा पैसा लेता है और उससे भी ज़्यादा फेफड़ों में कुछ दिनों के लिए ताज़ी हवा भरता है। रमेश को थोड़ा चक्कर मालूम होने लगा। कई दिन हो गए ठीक से खाना भी नहीं खाया। फिर घंटे भर टिकट के लिए लाइन लगाया। चक्कर ना आएगा तो क्या होगा? रमेश भीड़ को पार करके उस तरफ टिकट घर के पास की दीवार को पकड़कर खड़ा होना चाहता था, लेकिन आदमियों के जबरदस्त रेले को पार करके कैसे जा सकता है? वह पोटिको के पास अपने को संभालता हुआ है, लेकिन वहां भी भीड़ ही भीड़। आखिर रमेश किधर जाए? पेड़ों के जंगल से ज्यादा पीड़क होता है आदमियों के जंगल। पेड़ों के जंगल में तो सिर्फ आशंकाएं होती हैं। आदमियों के जंगल में तो घुटन, संतरास और असुरक्षा होती है। रमेश को मितली आने लगी। उसे एकांत चाहिए था। एकांत भी ना मिले तो कम से कम 2 मिनट बैठकर अपने को संभाल लेने भर की जमीन तो चाहिए, लेकिन वह अपना कुछ भी नहीं था, सब भीड़ का था। रमेश को जोर की मिचली आई। एक खूल हरार और जोरदार कै। वह थूक दांत तक पहुंच चुका था। बहुत गंदा था, पीकदार। मक्खियां भिनक रही थी, फिर भी रमेश को राहत मिल रही थी। कोई फर्क नहीं था, यहाँ अंदर की गंदगी बाहर आ गई थी। रमेश ने एक रुमाल को निकालकर मुंह पहुंचा। पानी बहुत दूर था। उतनी दूर भीड़ में धंसकर पानी के पास पहुंचने से अच्छा था बेपानी का रहना। रमेश को गंदगी से समझौता करना पड़ रहा था, लेकिन सिर उठाया तो पीकदान से जरा सा हटकर एक अधेड़ मर्द एक मंचली लड़की से इश्क लड़ाता हुआ दिखाई पड़ा। रमेश को यह नाटक लग रहा था, पर वे दोनों ओर से एकदम कटे हुए थे। सिवा रमेश के किसी के पास उन्हें देखने की फुर्सत भी नहीं थी। एक बार रमेश ने आसपास के लोगों की तरफ देखा, फिर अपने ऊपर ही तरस आ गई। वह भी भीड़ में के एक आदमी की तरह उस दृश्य से एकदम कट गया। रमेश को फिर चक्कर आया और वह पीकदान के पास ही बैठ गया। अपने को जिंदा रखने के लिए गंदगी और सफाई पर ध्यान नहीं जाता है। रमेश देख रहा था भागती हुई भीड़ को और तरस खा रहा था अपने पर। बैठ जाने के बाद हजारों जोड़ी टांगे दिखाई दे रही थी, मर्दों की और औरतों की, मजबूत और कमजोर, बूटों की और चप्पलों की, काली और गोरी। टांगों की हर जोड़ी दूसरों से अलग थी। तालमेल सिर्फ यही था कि सारी टांगे भाग रही थी, जैसे सबके पंजों में कोई मशीन फिट है। रमेश सोचने लगा कि अपने को बचाने के लिए उसे भी इस भीड़ की रफ्तार में ही भागना होगा। अगर वह नहीं भाग पाएगा तो धक्का खाकर गिर भी सकता है। इसके बाद हजारों टांगे उसके ऊपर से गुजर जाएंगी। उसका इतिहास भीड़ के गुजरने के बाद घिनौना भूगोल बन जाएगा। उसे अपने को बचाना है। गाड़ी पकड़ने का समय भी तो हो गया है। रमेश भीड़ से डरता नहीं, बस भीड़ से
अपने को सुरक्षित रखना चाहता है। रात के 8 बज चुके हैं। रमेश को बम्बई मेल पकड़ना है। वह सीधे बनारस ले जाएगी। 3 दिन बाद होली है, वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार। एक बार तो घर आवे। बम्बई बीटी पर गाड़ियों की तरह तरह की आवाजें। बम्बई मेल अब यार्ड से निकलकर प्लेटफॉर्म पर लगेगी। बड़ी भीड़ होगी। भीड़ तो यूं भी होती है, यह त्योहार का मौका है। सारे बम्बईया उलटकर जाना चाहते हैं। रिजर्व तो हुआ नहीं है, पैसा भी इतना कहाँ है। महीनों पहले से टिकट कटाना होता है। इस समय तो एक रिजर्व का 100 मांग रहा है। टिकट का दाम ऊपर से। दलाल है ना, वे पैसा लेकर जगह दिला देते हैं। उनका यही तो धंधा है। कहा ना, बम्बई में अकल की जरूरत है। आदमी पानी पीटकर भी पैसा पैदा कर सकता है। गाड़ी में सामान्य जगह भी ऐसी नहीं मिलेगी। किसी कुली को पकड़ना होगा, वही बैठाएगा। ओ कुली! रमेश ने कुली को आवाज दी। एक हट्टा कट्टा पुरभैया जैसा कुली टिकट की खिड़की के पास से हटकर रमेश के पास आ गया। बम्बई मेल में जगह दिला दोगे? दिलाएंगे बाबू, लेकिन ऊपर का 50 और नीचे का 50 होगा। ऊपर और नीचे क्या? ऊपर पूरी बर्थ का 50 और नीचे एक सीट का 25। अरे इतना तो बहुत है। जैसी मर्जी हो बाबू, सोच लो। कुली आगे बढ़ गया, लेकिन शिकार पर नजर रखे हुए था। ओ कुली! रमेश ने दूसरे कुली को आवाज दी। एक गोलमटोल कुली आकर खड़ा हो गया। उसकी भी भाषा वही थी। फिर कुलियों का एक सिलसिला। पास में से किसी ने सड़ा हुआ सेब फेंक दिया। मक्खियां भिनक रही थी। रमेश ने पैर से उसे दूर हटा दिया, लेकिन मक्खियां उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। रमेश ने मार्क किया कि पहले वाला कुली रमेश पर बराबर निगाह रख रहा है। वह दूसरे मुसाफिरों को पटाने में लगा था, लेकिन उसकी निगाह बराबर रमेश पर आकर अटक जाती थी। वह रमेश के पास फिर आया। बाबू, इससे कम में नहीं होगा, ठीक से चढ़ा देंगे। रमेश ने कुछ देर सोचा, फिर घड़ी को देखा। 8:30 बज रही थी। गाड़ी प्लेटफार्म पर आने को ही थी। देख बाबू, देर करेगा तो जगह नहीं मिलेगी, कुली ने जैसे चेतावनी दी। रमेश ने सिर हिला दिया। वह जबान से कुछ नहीं कहना चाहता था। कुली ने एक झटके से सामान उठाया। आगे आगे वह दौड़ रहा था और पीछे पीछे रमेश। पहले रमेश को दौड़ने का अभ्यास था, अब छूट गया। कुली दौड़ता चला जा रहा था। रमेश काफी पीछे छूट गया था। वह कुली का लाल गमछा देखकर दौड़ रहा था। यही सही बात तो है कि उससे चला नहीं जा रहा था। पाँव मन मन भर के हो गए थे। लगता था कि चक्कर का एक झोंका आएगा और वह लुढ़क जाएगा, लेकिन मजबूरी थी। रुकने का मतलब था इस महाभीड़ में खो जाना। फिर वह कुली को कहाँ ढूंढेगा? सामानों से भी तो हाथ धोना पड़ेगा। दौड़ना उसकी मजबूरी थी। सांस छोड़ते हुए लेते नथुने दर्द करने लगे। सीने के नीचे फेफड़े जैसे फटना चाहते हैं। पाँव जमीन पर पड़ते ही उसे चिपक जाना चाहते थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि आंखों के आगे लाल पीला नजर आ रहा था, फिर भी रमेश दौड़ रहा था। अब वह प्लेटफार्म पर आ गया था। गाड़ी धीरे धीरे आ रही थी। कुली दूर पर खड़ा हो गया। हर डिब्बे को झांक कर देख रहा था। अंदर से कुछ लोग झांकते हुए नजर आए। शायद उसके आदमी होंगे। रमेश थोड़ा स्थिर हो गया था। अब दुल्किया चाल चलने लगा था, लेकिन प्लेटफार्म पर हर आदमी दौड़ रहा था। रमेश को लगा कि सिर्फ वही थका है और सब तरोताजा है। सब उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ वही सबसे पीछे है। कुली ने एक खास खिड़की को खटखटाया। अंदर से किसी ने खिड़की को जरा सा उठाकर झांका। फिर उसने डिब्बे का दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। कुली ने सामान को अंदर करके रमेश को भी ठेल दिया, जैसे वह आदमी नहीं कोई सामान हो। रमेश के पीछे आदमियों की एक भीड़ थी। दरवाजा फिर बंद हो गया। रुपया ला रुपया! डिब्बे के अंदर एक नौजवान तगादिए की तरफ सिर पर चढ़ा हुआ था। जरा दम तो लेने दो, रमेश हाँफ रहा था। इतनी फुर्सत कहाँ? रुपया निकाल कर बैठो, वरना सामान के साथ बाहर फेंक देगा। रमेश ने देखा, मझौले कद का सांवला सा वह नौजवान मराठी लग रहा था। उसकी आंखें कुछ लाल लेकिन धसी थी। गाल पिच का, शरीर कसा हुआ। रमेश ने अपने को अंदाजा, वह फेंकेगा तो रमेश विरोध कर सकता है कि नहीं। दीवान जी, मेरा हिस्सा। रमेश ने देखा, एक पुरबैया कुली अंदर आ रहा था। अरे, ये साला दबड़ा हो तो इज्जत लड़ा है। अब वह मराठी नस्ल का जवान एकाएक पुलिस के रौब में आ गया। कुली और पुलिस की मिली भगत के सामने रमेश हक्का बक्का था। अबे निकाल जल्दी! वह जवान फिर कड़का। रमेश ने जेब से एक नोट निकालकर उसके हाथ में थमाया। फिर सामान को ऊपर वाले बर्थ पर रखकर चढ़ने लगा। अबे दगा करता है, अपन को पैसा अंधेरे में भी पुछाड़ता है। पुलिस वाला अंधेरे में 20 और 5 के नोटों को टटोल रहा था। अरे बाबू, 50 पर तय हुआ था, बेईमानी करता है। पुरबिया कुली ने भी रौब दिया। देता है या फेंकूं? पुलिस वाले ने कॉलर पकड़ा। रमेश सक पकाया। विरोध करने का मन हुआ, फिर सोचा मारामारी में कोई सामान लेकर ना भागे। मजबूर होकर रमेश ने 10 का नोट और बढ़ा दिया। अब तक डिब्बे के अंदर काफी लोग आ चुके थे। पुलिस का जवान नीचे का बर्थ पर एक एक को खींच खींच कर बैठा रहा था। एक बर्थ पर 5 सीट और हर से 20 रुपए। लोग गट्ठर की तरह फेंक कर घुसाए जा रहे थे। कुछ ऊपर की सीटें बच गईं। कौन 50 रुपए दे?
20 देकर नीचे ही ना बैठ लें। फिर ऊपर का 50 से 40 और 40 से 25 पर ही सौदा होने लगा। 10-15 मिनटों में सारी सीटें भर गई। अब तक कुछ भैया आ गए थे। एक को पहुंचाने के लिए 20-20, 25-25 मोर्चाबंदी होने लगी। तू मैं, ये साला वो मार साले को, धर साले को, साला पुलिस वाला, यहाँ का पुलिस वाला ऐसा ही चोर है। ये साले कुली भी अपने मुल्क से आकर यहाँ नमक हराम हो गए हैं। साले पुलिस की दलाली करते हैं, पैसों का बंटवारा। अब तक पुलिस और कुली सब गायब हो चुके थे। ये सीट देगा कि नहीं देगा? मैंने पैसा दिया है, हराम का था इसलिए दिया। मैं तो यहीं बैठूंगा। कैसे बैठोगे? ऐसे बैठूंगा। ले बैठ, देख मेरी भी साले जान ले लूंगा। मारो साले को, जिंदा मत छोड़ना। यही साला सबसे हरामी। फेंक दे खिड़की के बाहर। और फिर डिब्बे के अंदर एक महाभारत। और सचमुच एक को 3-4 ने मिलकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। वह नीचे एक दूसरी पटरी पर गिरा। सामने के इंजन से बाल बाल बचा, लेकिन डिब्बे वालों को कोई गम नहीं। सबकी संवेदना जो मर चुकी थी। इतने में एक तो कम हुआ। उसका यह सामान है, बड़ा मजे का माल है। जब तक दाहिने बाजू आएगा तब तक गाड़ी चल देगी। डिब्बे में आदमी ही आदमी हो गए थे। पहले लोग सीट पर पलथिया कर बैठे थे, दबाव बढ़ने लगा, सीधे बैठ गए। उसके बाद एकदम सट गए। खिड़कियां बंद कर ली गई। दोनों तरफ की बर्थों के बीच में लोग सट सट कर खड़े थे। आने जाने के रास्ते में भी इस तरह से लोग कस गए थे कि वे बड़ी मुश्किल से दोनों पैर नीचे रख पा रहे थे। कुछ लोग एक ही पैर से खड़े थे। पास का ऊपरी बर्थ का छड़ उनके हाथ में आ गया था। अपना अपना सामान सब सिर पर लेकर खड़े थे। दरवाजे पर तो घमासान हो रहा था। हाथ से ठेला ठेली और उसके बाद लात से भी मारा मारी। अरे अरे, ये ऊपर लेटा और हम नीचे खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। उठ बे, बैठ। उठता है कि नहीं? अपनी बर्थ पर लेटे हुए रमेश को एक पहलवान जैसा मूंछ वाला जवान झकझोरने लगा। मैंने पैसा दिया है। रमेश ने रौब दिखाने का नाटक किया। पैसा दिया है? साले यही सब हरामीपन करते हैं, नहीं तो वे कैसे सीट बेच पाते। हाँ हाँ ठीक कह रहे, उठा दो इसे। ना माने तो पकड़कर खींच लो और फेंको। एक साथ 10-20 खड़े लोग चिल्लाने लगे। रमेश को लगा कि जंगल के सारे पेड़ उसको अकेला देखकर आदमखोर जानवर बन गए हैं। वह प्रतिरोध नहीं कर सका, उसमें ताकत भी नहीं थी। चुपचाप पैर मोड़कर जगह दे दी। लेकिन दबाव पड़ने लगा। कुछ और लोग भी बैठना चाह रहे थे। गाड़ी ने सीटी दे दी, लेकिन चढ़ने वालों का दबाव अभी भी जारी था। खिड़कियों पर तड़ातड़ की आवाज बाहर से आ रही थी। भद्दी से भद्दी गालियां। लगता था कि अंदर किले में घमासान युद्ध हो रहा है और बाहर दीवारों पर गोले दागे जा रहे हैं। ऐसे में औरतों और बच्चों की कौन सोचता है। गाड़ी धीरे से खिसकी। बाहर से एक आवाज आई। शायद दरवाजे के पास किसी को कोई पुकार रहा था। गेट के पास खड़े आदमी ने दरवाजे को सिटकनी को खोल दिया। अंदर से लोगों ने उसके हाथों को पकड़कर खींच लिया। अब तक बाहर वाले का धड़ अंदर आ चुका था। अंदर के लोग उसे बाहर फेंकना चाहते थे, मगर गेट के पास वाला आदमी उसकी मदद कर रहा था। पीछे से कोई ठेल भी रहा था। वह अंदर आ गया, फिर दूसरा, उसके बाद तीसरा। आदमी के ऊपर आदमी सवार हो गए। नीचे वाले चीख रहे थे। ऊपर का आदमी सिर्फ पैर रखने की जगह मांग रहा था। करे भी क्या, उसे भी तो जाना है, कोई मरे या जिंदा रहे। एक हंगामा, थप्पड़, घूंसा, लात, जूता, बड़ा जोरदार हंगामा। आदमी को आदमी बर्दाश्त नहीं था। हर आदमी भीड़ का मारा हुआ था। सब ट्रंक पर फेंकी गई गिट्टी की तरह समा जाना चाहते थे। मजबूरी यह थी कि एक के ऊपर दूसरे और दूसरे के ऊपर तीसरे की गिट्टी की तरह लादा तो नहीं जा सकता। रमेश को याद आया बिकने के लिए जाती हुई मुर्गियों से भरा लोहे का जाल से मड़ा हुआ वह झापा जिसमें मुर्गियां बरी होती हैं। एक मुर्गी के ऊपर दूसरी मुर्गी सवार होती थी। कुछ नीचे दबकर चींची करके कर्राती थी और कुछ जाल के बाहर चोंच को निकालकर आंखों को ऐसे उलट लेती थी जैसे कि अब मरी की तब, लेकिन बढ़ती कोई नहीं थी। और ना एक साथ सबकी सब बगावत करती थी कि उस जाल से तो छुटकारा पा जाती। रमेश अपने को असुरक्षित समझ रहा था। नीचे झांकता था तो आदमियों के सिर ही सिर दिखाई पड़ रहे थे। काले बालों वाले सिर, पके बालों वाले सिर और खिचड़ी बालों वाले सिर। कुछ के बाल एकदम छोटे थे और कुछ के कड़े सवरे। इन सारे बालों से ऊपर उठा हुआ रमेश अपने बालों पर हाथ फेरने लगा। अगर कोई उसके बालों को कसकर पकड़ ले और फिर खींचे तो वह क्या करेगा। हिप्पी कट बालों को रखना भी कितना त्रास दे सकता है। यह उसे पहली बार मालूम हो रहा था। उसे लगा कि कोई बालों को पकड़ना चाहता है। एक आशंका ने शरीर में झुरझुरी पैदा कर दी। भय की एक चमक रीढ़ के नीचे से उठकर सिर में कौंध गई। कोई बालों को पकड़कर खींच सकता है, पर प्रतिरोध करने पर बौखलाई भीड़ खिड़की से बाहर फेंक सकती है। रमेश ने फिर झांका।
खिड़की से आए हुए नयों में से एक काफ़ी मुस्टंड था। वह जी जान से गुत्थम गुत्था था, टस से मस नहीं हो रहा था। लोगों के मुक्के उसके शरीर से छलक जाते थे। गैंडे की तरह वह कीचड़ से धसे छोटे छोटे जल जंतुओं को खाक रहा था। गैंडा, हाँ वह तो गैंडा ही तो है। गैंडे की खाल बहुत मजबूत ढाल बनती है। रमेश को ढाल की जरूरत थी। पूरा डिब्बा युद्ध का मैदान था। पहले यहाँ पैसे की लड़ाई हुई, अब ताकत की लड़ाई। ओ पहलवान, कहाँ तक जाना है? रमेश ने नीचे वाले जवान को खोदते हुए कहा। तू क्या करेगा? उसने फुफकारा। अरे भैया, गुस्साता क्यों है? मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, रमेश ने पुचकारा। इलाहाबाद तक जाऊंगा तो आ जाओ ऊपर। रमेश ने अपना हाथ पकड़ बढ़ाकर उसे सहारा देना चाहा। नीचे वाला जवान इस अप्रत्याशित सहायता के लिए तैयार नहीं था। उसने एक बार रमेश की तरफ देखा, जैसे बनेला जानवर पालतू बनाने की कोशिश करने वाले को देखता है। रमेश ने उसे सहारा देकर ऊपर चढ़ा लिया। घर कहाँ है? फूलपुर की तरफ। ऊपर आने वाले जवान ने ऊपर सिमट कर बैठते हुए कहा। तब तो तुम अपने ही जवार के हो गुरु। रमेश ने अपनी और की बोली से निकटता बढ़ाने की कोशिश की। तुम हो भैया हो क्या? हाँ तभी ना। रमेश ने पहली बार भैया संज्ञा से चिढ़ थी, लेकिन इस समय वह भैया शब्द को अपने बहुत करीब पा रहा था। अरे ये साले भी तो भैया हैं, पूरे कहाँ हैं, बम्बैया हो गए ना। साले कमा के जा रहे हैं, दिमाग खराब है। अब तक वह जवान नमक के लोदे की तरह गलकर रमेश की धारा में घुल मिल गया था। गाड़ी रुक गई। बाहर खिड़कियों पर फिर तड़ातड़ जैसे लोग पत्थर मार रहे थे। अंदर जोरदार हंगामा। खिड़की खुलने ना पाए, दरवाजा भी नहीं। एकदम बंद रखना, कहीं अंदर ना आ जाए। लेकिन किसी ने गेट खिड़की खोल दिया। भर भराकर 4 आदमी अंदर आ गए। फिर आदमी पर आदमी, गाली गलौज, लत्तम जुत्तम। ये साले कुली अंदर घुसाते हैं और स्टेशन आते ही गेट खोल देते हैं। इनकी मिली भगत होती है, मारो साले को। लेकिन वह साला कौन था कुछ पता नहीं। गुमनाम आदमी को गालियां देकर लोग घुटन में राहत पाने की बेमतलब कोशिश कर रहे थे। बम्बई बीटी के अंदर दादर और दादर के बाद कल्याणपुर। खिड़कियों के पास खाटी बम्बैया। इनके आदमी नीचे रहते हैं। गाड़ी रुकते ही खिड़की खोल देते थे। गेट से ठूसे गए लोग अंदर से बाहर की ओर ठेले जाते थे। एक घमासान होता था और उसके बाद सब लड़ते लड़ते शांत हो जाते थे। नगर पालिका की ओर से आवारा कुत्तों को पकड़ने की गाड़ी रमेश ने कई बार देखी थी। फंदा डालकर कुत्ते पकड़े जाते थे, फिर एक झटके से गाड़ी के अंदर डाल दिए जाते थे। सीखचों के अंदर बंद कुत्ते एक बार बाहर आने वाले नए कुत्ते से लड़ते थे, लेकिन थोड़ी ही देर में लड़कर थक जाते थे। बॉम्बे मेल कल्याणपुर से नासिक की ओर बढ़ा। रमेश बेहद थका हुआ था। ना कहीं हवा ना पानी, एक चलती हुई काल कोठरी। आंखों में बहुत तेज जलन, लेकिन नींद गायब थी। जब एक एक हड्डी टीस रही थी, नस नस में तनाव हो, सिर चकरा रहा हो, उस समय उकड़ू मुकड़ू बैठकर झपकी भी लेना पाना मुश्किल होता है। रमेश से बैठा भी नहीं जा रहा था। फिर वह उकड़ू मुकड़ू ही बाईं ओर लुढ़क गया। शायद इसी को कुकर कुंडली मारना कहते हैं। रमेश को अपने ऊपर कुड़न सी हुई। वह बार बार कुत्तों के ही संदर्भ में क्यों सोच रहा है? वह आदमी और उसमें भी बुद्धिजीवी। वह कुत्तों की तरह किसी तरह दुम नहीं लाता। उसमें परिवर्तन करने की क्षमता है। फिर उसे अपने सोचने पर हंसी आ गई। परिवर्तन क्या करेगा खाक? आज़ादी के 60 साल बीत गए परिवर्तन करते करते। अभी हम आदमी को आदमी की तरह नहीं रख पा रहे हैं। एक काल कोठरी को लेकर इतिहास छाती पीटता है, लेकिन यह काल कोठरी क्या उससे कम है? फिर ऐसी चलती फिरती काल कोठरियाँ सभी महानगरों में हैं। चालों की खोली, झोपड़पट्टी, फिर आदमियों की सचल यातना कोठरियाँ। गाड़ी जितनी तेज अंधेरे को चीरती हुई बढ़ रही थी, उतनी ही तेज रमेश का दिमाग भी दौड़ रहा था। आदमी, आज़ादी, आमदनी, आदत और न जाने कहाँ कहाँ। इसके बाद घूम फिर कर रेलगाड़ी के इस काल कोठरी में ही पिसने लगता था। रमेश की कमर टूटने लगी। उसने कुंडली मारे ही मारे बाईं करवट बदली। पुतलियां जलन से अपने पलकों में बंद हो गई और तभी कोई चीखा। अरे बाप रे, जान गई। रमेश ने हड़बड़ाकर देखा। उकड़ू मुकड़ू मारे नीचे देखने लगा। एक के सिर पर रखा बक्सा छूटकर नीचे बैठे आदमी के सिर पर गिर गया। डिब्बे की बहुत मध्यम रोशनी में भी उसके काले बालों में खून की लाल लाल लकीरें उभरती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। रमेश को उमस में भी सिरहन मालूम होने लगी। रंग की होली के पहले खून की होली। नीचे लोग चुपचाप टुकुर टुकुर ताक रहे थे। कोई किसी के लिए क्यों लड़े? जगह छोड़कर बैठा था। कौन बोले कोई बात नहीं, बक्सा छोटा था, चोट ज़्यादा नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। रमेश ने देखा, मौका पाकर कुछ लोग धक्का देते हुए जगह बनाने लगे थे। अब डिब्बे का हर ऊँघता हुआ आदमी अपना सिर और पांव बचाने लगा था। अगर कोई बगल वाले पर झूलता तो वह तुरंत धक्का दे देता, लेकिन धक्का खाने वाला आखिर जाए कहाँ?
तिल रखने भर की तो जगह नहीं। रमेश ने झुककर देखा तो डिब्बे में खड़े हर आदमी के सिर पर उसकी अटैची गठरी या झूला था। आखिर ये लोग रात भर इसी तरह खड़े खड़े गुजार देंगे क्या? हर आदमी बेचैन था। सबको अपने अपने सामान के साथ पहुंचने की चिंता खाई जा रही थी। भूसावल आया चला गया, एक भी आदमी कम नहीं हुआ। सोचा इटारसी में राहत मिलेगी। रमेश बार बार पूछता कि इटारसी कब आएगा। पूरी रात गुजर गई, खाना और पानी ना मिले, मगर दैनिक निवृत्ति की तो अनिवार्यता है। सामने नीचे की सीट पर वह मोटा सा सेठ जैसा लगने वाला हर स्टेशन से कुछ न कुछ खरीद कर खा रहा था, पानी गटागट पी रहा था, एकदम खिड़की से सटकर बैठा हुआ था। रमेश के मन में कई बार आया उससे छीनकर पानी ही पी ले, लेकिन इसके लिए नीचे उतरना पड़ता और उतरने का मतलब था कोई उसकी सीट छीन सकता है। आखिर वह कब तक सब्र करेगा, पानी के बिना तड़पता रहे, पेशाब को कब तक जज्ब करेगा। उसने फिर इटारसी की दूरी पूछी, किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। बगल वाला मुस्टन ढूंढ रहा था। रमेश ने उसे खोद कर जगाया तो वह एकदम बिगड़ गया। क्यों है, क्या है बे, चिल्ला रहा है? मैं क्या जानूं, कितनी जल्दी है तो कूद जा। वह मुस्टंड हाथापाई करने को तैयार था। जगह नहीं मिली थी तो भीगी बिल्ली बनाता, और अब हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। रमेश को भी क्रोध आ गया। देख, जदबद कहेगा तो उठाकर फेंक दूंगा। और वाक्य पूरा होते होते उसने रमेश की गर्दन पर हाथ लगा दिया। रमेश ने एक झटका दिया, मगर मुस्टंड की पकड़ बहुत मजबूत थी। जब हाथ से नहीं जीत पाया तो रमेश ने दांत लगाया। वह मूंछ वाला मुस्टंड रमेश की गर्दन छोड़कर गालियों की बौछार करने लगा। 12 घंटे से लगातार सामानों को सिर पर रखकर खड़े लोग नीचे के हंगामे को ऊपर चढ़ा हुआ देखने लगे, लेकिन हर आदमी निर्विकार था। किसी का किसी के प्रति कोई लगाव नहीं था। ना उन्हें गुस्सा आता था और ना बीच विचार करने की इच्छा होती थी। हर आदमी डिब्बे में चलने वाले शीत युद्ध का शिकार होने के कारण तनाव से भरा हुआ था, इसलिए एकदम तटस्थ होकर आनंद भी नहीं ले पाता था। एक अजीब सी स्थिति थी। हर आदमी जब तब होने वाले हंगामों का शिकार था। अधिकतर लोग इस स्थिति में अलग होना चाहते थे। थकान ने हर आदमी को इतना तोड़ दिया था कि वह अपने ही तनाव से बचना चाहता था। दूसरों के तनाव का सहभागी होने का तो सवाल ही नहीं था। 1 मिनट के बाद वह मुस्टंड खुद चुप हो गया। जैसे बारूद निकलने के बाद बंदूक की नली से कुछ देर धुआं निकलता है और उसके बाद नली की गर्माहट भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। रमेश से वहां नहीं रहा जा रहा था। एक तो पूरी रात बीत गई, उसने पेशाब तक नहीं किया था। दूसरे तुरंत की घटना ने उसे बेचैन कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ऊपर से उतरकर शौचालय तक जाने की थी। रात भर से खड़े लोगों के सिर पर चढ़कर तो जाया नहीं जा सकता। वह देर तक सोचता रहा, तभी एक आदमी नीचे की भीड़ से जूझता हुआ दिखाई पड़ा। शायद वह भी शौचालय तक जाना चाहता था। वह बार बार रास्ता छोड़कर हटने के लिए कह रहा था। ठीक ही तो कह रहा था, लोगों को रास्ता तो देना ही चाहिए। रमेश भी उतरने लगा। वह पैर कहाँ रखे। नीचे एक से सटकर दूसरा आदमी खड़ा था। उसने पहले हाथों से लोगों को जरा सा ठेला, फिर पांव नीचे लटकाकर उतरा। खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। भीड़ ने चापा। रमेश चपता हुआ और भी आगे रेंगने लगा। कुछ लोग खड़े खड़े ऊँग रहे थे। उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ने में आसानी हो रही थी। वे धक्के को भी चुपचाप सह लेते थे। कुछ में अब भी प्रतिरोध करने की इच्छा थी, लेकिन ताकत नहीं थी। रमेश जितना समझता था उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। वह किसी तरह शौचालय तक पहुंच गया। वहां शौचालय के अंदर भी आदमी थे। एक नहीं 3 लोग में थे। इसमें से निकलकर ये कहाँ खड़े होंगे? पांव रखने भर की तो जगह चाहिए। 2 आदमी किसी तरह दरवाजे पर आकर चिपक गए। एक अंदर ही रह गया। रमेश ने कोने से सटकर खड़े खड़े पेशाब करना शुरू किया। बड़ा सुख मिल रहा था। ऐसा सुख तो उसे कभी सिनेमा हॉल या सिनेमा देखने को भी नहीं मिला था। जैसे कोई स्वादिष्ट चीज खाने में मिला था। वह अपने अंदर असहनीय गंदगी को विसर्जित करने का सुख था। एक गीत गुनगुनाने लगा। फिल्मी गीत था। खुद को वह कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर सोचा कि किसी अनिच्छित चीज को विसर्जित करने के बाद इच्छित चीज पाने को लालसा लगती है। रमेश को फिर भीड़ में धंसना था। अब की बार उसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी। ऊँघते हुए लोगों की तंद्रा टूट गई थी। फिर भी रमेश को भीड़ में धंसना ही था। एक जगह रमेश को 2-3 लोगों ने दबोच लिया। कुछ अधिक धक्का मुक्की करनी पड़ी। पीछे की तरफ खरोच सी मालूम हुई। शायद पैंट के पीछे वाली पॉकेट पर किसी ने कुछ चलाया है। लेकिन भीड़ में ना मुड़ने की जगह थी और ना घूमकर हाथ ले जाने का मौका मिल रहा था। रमेश ने अगल बगल वालों को घूर कर देखा। वे सभी लोग घाघ थे। वहां का हर आदमी धक्का दे रहा था। हर आदमी दूसरे के अंदर कुछ ना कुछ निकाल लेना चाहता था। रमेश ने अपने शरीर को भीड़ में से ऐसा खींचा जैसे कमजोर घोड़ा पूरी ताकत लगाकर इक्के को खींचता है। उसने एक क्षण के लिए अपने को अपने शरीर से अलग कर लिया। शरीर ही शरीर को घिसट रहा था। थोड़ी देर के लिए वह शरीर से अलग हो गया। किसी तरह रमेश अपने ऊपर के बर्थ पर पहुंच गया।
बगल वाला मुस्टंड थोड़ा और फैल गया। इसे देखने और सोचने का समय नहीं था। अब मौका मिला था पीछे की जेब को देखने का। पर अरे, जेब तो कट गई। उस भीड़ में जेब कतरा था। सबों ने मिलकर जेब काटा है। साले सब चोर है। मेरा टिकट एक पैसे भी पास में नहीं है। अब क्या होगा? रमेश का सारा दब्बूपन काफुर हो गया। वह ऊपर से कूद पड़ा। नीचे दो चार आदमियों को चोट लगी। रमेश को किसी के चीखने चिल्लाने की फिक्र नहीं थी। एक जबरदस्त घटना ने उसके रग रग में बिजली दौड़ा दी। अरे, झोटा रखकर बेल बटन चढ़ा लिया। दुनिया को चुतिया समझता है क्या? ऊपर बैठे हुए मूछ वाले ने फप्ती कसी। टिकट नहीं लिए होगे, अब नाटक कर रहा है। नीचे बैठे सेठ जैसे दिखाई पड़ने वाले मोटू ने कहा। साला नौटंकीबाज है। तीसरे ने फप्ती कसी। पूरा कंपार्टमेंट रमेश पर बौछारें करने लगा। यह ऐसी स्थिति की जब भीड़ में धंसा हुआ ईमानदार आदमी भी चोर समझा जाने लगता है। भीड़ का हर आदमी अपने को ईमानदार और दूसरे को चोर समझता है। पीड़ित व्यक्ति को पूरी भीड़ बेईमान नजर आती है, लेकिन भीड़ छोटी सी उठी आशंका को भी बवंडर की तरह उठा देती है। किसी ईमानदार के प्रति जरा सी भी आशंका उठी तो चोर समझा जाने लगता है। सारी भीड़ उसी पर टूट पड़ती है। भीड़ का अपना कोई विवेक तो होता नहीं, और बंद डिब्बे की भीड़ तो जैसे चेतना शून्य हो जाती है। कंपार्टमेंट का हर आदमी रमेश को चोर और जालसाज समझने लगा, शायद जेब कतरी का पेशा करने वाले लोग भी। लेकिन रमेश भी बौखलाया हुआ था। जेब कटने की पीड़ा क्रोध में बदली। फिर क्रोध ने रमेश के मन में सारे कंपार्टमेंट के लोगों के प्रति पागलपन से भरी हुई घृणा ला दी। उसने के सामने जो भी पड़ता उस पर वह थप्पड़ या घूसा चला देता। तिल रखने भर की जगह न होने के कारण वह भीड़ के ऊपर थोड़ी देर तक मारपीट करता हुआ लुढ़कता रहा। थोड़ी देर बाद ही भीड़ उस पर टूट पड़ी। हर आदमी दो चार हाथ मारना चाहता है। रमेश एकदम फर्श पर औंध गया। भीड़ ने उसे पहले गिरने दिया, फिर उस पर सभी टूट पड़े। काई से ढके हुए पानी में एक ढेला गिरे तो क्षण भर के लिए कोई हटकर जगह बना देती है। ढेले के नीचे जाते ही फिर खाली जगह को भर लेती है। रमेश के मुंह से झाग निकलने लगा। वह बेहोश हो गया था। भीड़ का गुस्सा भी कम हो गया। दो चार लोग अपने प्लास्टिक के डिब्बों में रखे पानी को चुल्लू लेकर मुंह पर छिड़कने लगे। एक आध ने नाक के पास कान लगाकर आहट ली। सांस चल रही है, मरा नहीं। बहुत चोट्टा है, फिर बवाल करेगा। इटारसी आ रहा है, पुलिस के हवाले कर दो। रमेश के पास बैठने वाले मुस्टंडे ने कहा। हाँ, ठीक बात है। अरे नहीं, बेचारा मर रहा है। बड़े दयावान बने हो। मरी जाएगा तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई। सही भी था। रमेश मर जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन रमेश मरा नहीं। धीरे धीरे वह हाथ पांव हिलाने लगा, फिर आंखें भी खोल दी। सामने कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। अंधेरा था। ठीक से याद भी नहीं था कि हुआ क्या। हाथ उठाया तो कई जगह खरोंचे थी। खून रिस रहा था। अब पीठ, सिर और पैर की चोट पीड़ा देने लगी। बैठने की कोशिश की, उठ नहीं पाया। जोड़ जोड़ दर्द से तड़प रहा था। फिर भी गाड़ी की रफ्तार से ज्यादा तेज उसका दिमाग चल रहा था। बम्बई, बनारस, बेकारी और बेइज्जती, समाज, लुटेरे, देश, शासन, वोट, राजनीति, रेल मंत्री, रेल बजट, किराया, यात्रा, दुर्घटनाएं और संवेदनाएं। उसके आगे कुछ नहीं सोच पा रहा था। वह अंधेरे में लुढ़क रहा था। इसे पुलिस में दे दो, वरना फिर खुराफत करेगा। जैसे कुएं के अंदर गिरे हुए रमेश ने जगत के ऊपर किसी व्यक्ति की आवाज सुनने की कोशिश की। शायद उसकी बर्थ पर से कोई मुच्छड़ की आवाज आ रही थी जिसे उसने बैठाया था। उसने आंखों से देखना भी चाहा। शायद वह बर्थ पर लेट गया था। इटारसी आ गया। मूछ वाला मुस्टंड ऊपर से उतरकर खिड़की से झांकने लगा। ओ दीवान जी, दीवान जी, वह जोर से चिल्लाने लगा। देखो, एक कुचक्का बिना टिकट के डिब्बे में घुसकर मारपीट कर रहा है। पुलिस वाला खिड़की के पास आकर बातें सुनने लगा। दीवान जी से नीचे उतार लो, बहुत तंग कर रहा है। दीवान जी आपको देखते ही नखरा करके लेट गया। कई तरह की बातें एक साथ सुनाई पड़ी। कहाँ है? पुलिस वाला एकदम रौब में आ गया। वह लेटा है। मूछ वाले ने इशारा किया। घसीट लाओ, खिड़की से बाहर कर दो। पुलिस का बिना जबानती जवानी वारंट था। मूछ वाला मुस्टंड उसे अकेला ही घसीट लाया। रमेश का कॉलर पकड़कर खिड़की के बाहर ढकेलने लगा। बाहर से पुलिस वाले ने हिप्पी कट बाल पकड़कर प्लेटफार्म पर खींचते एक बेत मारा। रमेश चक्कर खाकर फिर चित्त हो गया। डिब्बे के अंदर से लोग दांत निपोरकर हंसने लगे। पुलिस वाला बेहोश रमेश की टांग पकड़कर घसीटने लगा। कंपार्टमेंट के लोगों ने भीड़ में से एक के कम हो जाने से राहत की सांस ली।